जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है डेनमार्क। तो ये जो है एमओयू साइन हुआ है, इस पर बात चल रही है और ये है डेनमार्क और इंडिया के बीच का एक एमओयू जिसकी यहाँ पर हमने बात करी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिजली मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कि एमओयू जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उस पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस समझौते का मकसद क्या होगा? इस समझौते का मकसद ये होगा कि जो भारत है यानी कि इंडिया और डेनमार्क है, उन दोनों देशों के बीच में परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करा जाएगा और समझौते में तटीय पवन ऊर्जा और दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, भारत और डेनमार्क के विदेश मंत्रियों के बीच में परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर इससे पहले किए गए थे। मैं आपको जो संबंध है भारत और डेनमार्क के बीच में उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया था इससे पहले। और डेनमार्क भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारी में से एक है। डेनमार्क से भारत को होने वाली प्रमुख आयातों में औषधीय, फार्मास्यूटिकल वस्तुएं, विद्युत उत्पादन मशीनरी जो होती है, औद्योगिक मशीनरी होती है, धातु खनिज होता है, ऑर्गेनिक रसायन होते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो डेनमार्क और भारत के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपस में दोनों में जो तालमेल है, अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, वो भी अच्छा बताया जाता है। और इसी के साथ साथ अब ये एक नया एमओयू साइन किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो इसका सही जवाब है वो है 21 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जून का जो महीना है उसमें जो है चंद्र ग्रहण एक बार ऑलरेडी लग चुका है और अब बात आई है सूर्य ग्रहण की, यानी कि सोलर एक्लिप्स जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि ल्यूनर एक्लिप्स पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हुए हैं आपके लिए। तो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, चंद्र ग्रहण के बारे में, और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं वहाँ से जाकर। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। तो 21 जून 2020 को होने वाला है साल का पहला जो है सूर्य ग्रहण। और ये जो अभी आपने कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण देखा था वो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण था। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा, ऐसा होगा 21 जून के दिन भारतीय मानक समय अनुसार। अगर हम देखें तो 21 जून तारीख होगी, 2020 साल होगा। सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक ये रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 21 जून 2020 को ये सूर्य ग्रहण लगेगा और ये जो मैंने यहाँ आपको डिटेल्स बताई हैं कि किस टाइम पर लगेगा और किस समय पर, यानी कि 12:10 पर दोपहर के आपको पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे
तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है? इसका सही जवाब है 30 जून, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, उन्होंने 8 जून 2020 को कहा कि हमने जो है पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि हम देखें तो पूरे देश भर में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, धीमे धीमे चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी हैं, मार्केट खुलना शुरू हो चुकी है। लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा संक्रमण देखा जा सकता है, तो वहाँ पर जो राज्य सरकार हैं उन्होंने कई फैसला लिया है। यहाँ पर आपको बता दें पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु पहले ही कुछ रियायतों के साथ साथ जो है लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा चुके हैं और अब जो है पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल हो गया है। देश के जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में फिल्मों की जो शूटिंग थी वो 10 जून से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन रहेगा। जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद जो है उसको बंद भी कर दिया गया था। साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकारी कार्यालयों को 70% कर्मचारियों के साथ उसमें काम शुरू करने की अनुमति दी गई है, जबकि जो निजी कार्यालय हैं यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? इसका सही जवाब जो है वो है गैरसैंण, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, आप इसका जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक तो बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने देखा है लोगों में कि हमारा जो देश है उसमें कितने राज्य हैं यानी कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे आप क्या बताएंगे? दूसरी चीज़ आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से और राज्य हैं हमारे देश भारत में जहां पर 2 राजधानियां हैं? ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? एक के बारे में तो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में बना है। ऐसे और पहले भी हमारे देश में राज्य हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 2 राजधानियां हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हमारे देश में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर हम नंबर्स देखें तो चेंज हुए हैं। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर हिंट ये दे रहा हूँ कि जब कश्मीर से 370 हटा उसके बाद एक राज्य हमारा घटा है और यूनियन टेरिटरीज़ बढ़ी हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं कि उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही ये मांग बुलंद हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी भी पहाड़ में होनी चाहिए। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने साथ साथ जो है कई संगठन भी शामिल थे और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे थे। और साल 2000 में जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए। और अब जो है 2 राजधानी हो गई है, एक हो गई है देहरादून और दूसरी राजधानी हो गई है क्या? गैरसैंण। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोमानिया। यहाँ पर दोस्तों आपको रोमानिया के बारे में थोड़ा बता दें तो इसकी जो कैपिटल है वो है बुचारेस्ट और जो इसकी करेंसी है वो है रोमानियन ल्यू और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रोमानियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं और राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान,
और लंदन, वेनेजुला में काम कर चुके हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है वो है हरा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपने सुना ही होगा BS6, BS3, BS4 के बारे में, फिर BS6 के बारे में। तो ये सब इंजन हैं, आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये BS क्या होता है। अब BS की बात करें हम तो क्या होता है, इसे कहते हैं भारत स्टेज। तो देखिए कार्बन उत्सर्जन से ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, जो गाड़ियां हैं वो प्रदूषण फैलाती हैं। तो BS जो है वो भारत में साल 2000 में लागू किया गया था। और अब जो अगला BS का वर्जन है यानी कि BS6, उसको अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। अब ऐसा करने के पीछे गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण के स्तर जो है उसमें कमी लाने की वजह बताया गया है, इसको लागू किया गया है। अब BS अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरह से ये कमी करती है प्रदूषण में, तो वो हम यहाँ पर बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं BS3 की। अगर हम बात करें तो BS3 जो है उसके तहत पेट्रोल गाड़ियाँ 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित करती हैं। अगर हम वहीं पर BS6 की बात करें तो BS6 जो है सिर्फ 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित करती हैं। तो एक फ़र्क है, यहाँ पर 150 मिलीग्राम जो है उत्सर्जित कर रही थी सल्फर गाड़ी जो कि BS3 थी, और अब 2020 अप्रैल 2020 से BS6 लागू कर दिया गया है। तो ये जो है कितना फ़र्क है, देखिए 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित कर रही है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल की बात कही गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का ये आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए ये आदेश जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है 168। देखिए ये इसे कहते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको मैं आगे बात करूंगा, EPI की तरह बोलूंगा। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स, और हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो ये कुल 180 देशों में देखिए जो भारत की रैंक है, देखिए कितनी खराब है, 168 है। आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि EPI को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 32 प्रदर्शन संकेतकांकों के आधार पर जो है तैयार किया जाता है, और ये साल में 2 बार तैयार किया जाता है। अब इसमें क्या जो कैटेगरीज होती हैं वो आपको बता दें, जैसे जैव विविधता और आवास होता है, पारिस्थितिक सेवाएं होती हैं, वायु गुणवत्ता होती है, स्वच्छता होता है, पेयजल होता है, मत्स्यन होता है और जल संसाधन होता है। तो इस तरह के कैटेगरीज के हिसाब से इसको आंका जाता है, और भारत की जो रैंक है वो है 168। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो अलग अलग देशों की अगर बात करें तो डेनमार्क अगर है हम देखें तो डेनमार्क की रैंक 1 है, सबसे ऊपर है डेनमार्क। लक्समबर्ग जो है किस पे है, दूसरी रैंक पर है। उसके अलावा अमेरिका जो एक सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है वो 24वीं रैंक है। चीन की अगर देखें तो 120 रैंक है, लाइबेरिया की 180 है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 11 विभिन्न मुद्दों और जो है 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, और साल के 2 बार जो है इसको तैयार किया जाता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त ये पहल है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि 2022 महिला एशिया कप मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? इसका सही जवाब है भारत। आपने से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम
करेगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं मोनिका कपिल मोहता, मोनिका सेठी, कोमल सचदेवा या फिर शीतल अग्रवाल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।